हेलो स्टूडेंट्स, अब आवाज आ रही है? हाँ सर, अब आ रही। पहले क्या हो गया था? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा है आपके इस सिलेबस के लिए कुछ और नया एडिशन किया था मैंने, तो मैं आपको शुरू से बताना चाह रहा हूँ। ये आप ध्यान से देखिए अपने ये स्लाइड्स में आपको और भेज देता हूँ। देखिए ब्लॉक प्रिंटिंग में ये ब्लॉक जो है वो इस तरह का होता है। ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, लकड़ी का ये बड़ा सा टुकड़ा है, इसके ऊपर इनग्रेव्ड की हुई डिजाइन है। इस ब्लॉक को हम कलर से चार्ज करते हैं और उसके बाद में छापते हैं। ठीक है, तो ये आपके लकड़ी का ब्लॉक है। हेलो, कोई क्वेरी हो तो बोलिए। अरे भाई कुछ पूछना हो तो बोलिए प्लीज। ललित कुमार शर्मा। यस सर। माइक ऑन था आपका, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। कुछ पूछना है? नहीं सर, अभी ज्वाइन हुआ था इसलिए ऑन था। ओके, हाँ तो ये ब्लॉक है आपके। हाँ बोलिए बोलिए भाई, किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टेंसिल, ये आप देख रहे हैं, ये पत्ती की डिजाइन है। ठीक है, ये एक बड़ी सी पत्ती है जिसके चारों तरफ, जैसे नीम की एक छोटी सी डाली है जिसके चारों तरफ में ये पत्तियां आ रही है। ठीक है, तो इसका स्टेंसिल कटा हुआ है। अब करना क्या है, किसी ब्रश को कलर में डुबो के और इसके ऊपर फेर देना है। ठीक है, तो ये डिजाइन पूरी की पूरी कपड़े पर या कागज पर जैसा भी आप चाहेंगे वो छप जाएगी। दैट इज स्टेंसिल प्रिंटिंग। ठीक है, और ये रोलर प्रिंटिंग मशीन में, एक्चुअली मशीनरी पोर्शन में मैं क्लियर करके बताऊंगा आपको कि ये देखिए, ये ड्रम है, सेंट्रल ड्रम या मेन ड्रम ये कहलाता है, जिसको कि हम प्रेशर बाउल के नाम से लिखा हुआ है। ठीक है, इसी में ये एंडलेस ब्लैंकेट है। ये नंबर फर्स्ट जहां पर क्रशर है ना, एंडलेस ब्लैंकेट, ये बेक ग्रे क्लॉथ जो कि सपोर्ट देने के लिए है, और ये ब्लीच्ड फैब्रिक जिसके ऊपर की हमें प्रिंट करना है। ठीक है, ये टब है, टब के अंदर कलर फर्निशिंग रोलर डूबा हुआ है, ये आधा। ठीक है, और ये इससे जो कलर है वो डिजाइन रोलर पर आएगा, और डिजाइन रोलर से कलर ब्लीच्ड क्लॉथ के ऊपर जिसको कि प्रिंट करना है उसके ऊपर आएगा। ठीक है, अब यहाँ ये प्रिंट हुआ, इसके बाद में इस दूसरे रोलर से प्रिंट हुआ, अगेन तीसरे से और चौथे से। तो हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो मशीन है 4 कलर की है। इस मशीन में जितना बड़ा ड्रम होगा 12 कलर तक की मशीनें यूज में ले सकते हैं और लेते हैं इंडस्ट्री में। ठीक है, तो ये रोलर प्रिंटिंग मशीन, इसका डिस्क्रिप्शन मैंने बता दिया था, डायग्राम में भी आपको बता रहा हूँ। इसमें किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेरी हो तो बोले। एनी स्टूडेंट? हाँ, राम प्रताप सिंह। राम प्रताप सिंह, यस सर। माइक ऑन है आपका, बोलिए, कुछ पूछना है? नहीं सर। माइक को बंद रखो भाई। ठीक है ना, कुछ पूछना है तो बोलिए, अदरवाइज माइक बंद रखिए, आवाज आती है ना इधर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ये हैंड स्क्रीन प्रिंटिंग देखिए आप। ठीक है, हैंड स्क्रीन में ये इस तरह का स्क्रीन होता है, मैंने आपको बताया था। ये जो बीच में है नायलॉन बोल्टिंग क्लॉथ है, इसी पर ये जो डिजाइन है ये बनाया हुआ है। मीन्स ये जो इसके अंदर जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, एक्चुअली इस जगह पर इसमें जो होल्स हैं
एंड्स पर इंच और पिक्स पर इंच के बीच का जो गैप है वो भरा हुआ है, जहां पर इस स्क्रीन में ब्लैक दिख रहा है। एक्चुअली ये नाइट का सीन है, आप अच्छी तरह देखें इसमें, ठीक है। और ये जो बाकी जगह ट्रांसपेरेंट दिख रही है, इस जगह पर कलर पास हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पर रखेंगे टेबल पे, और जैसे ये स्क्वीजी से कलर को आगे और पीछे कर रहे हैं उस तरह करेंगे, तो ये पूरी की पूरी डिजाइन जहां पर कि जहां जिस जगह पर कलर पास होना है वहां से कलर पास होगा, वो ब्लैक में दिखेगा, जहां कलर पास नहीं होना है वो व्हाइट में दिखेगा। इस तरह से डिजाइन यहाँ पर छप जाएगी। तो ये हैंड स्क्रीन प्रिंटिंग का डायग्राम है, मतलब वो आपको समझाने के पर्पज से इसमें चित्र है। किसी को कुछ क्वेरी हो, पूछना हो तो बोले। एनी स्टूडेंट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग है, ये आप देख रहे हैं, ये जो दिए हुए हैं ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन का पोर्शन है, ठीक है। इस स्क्रीन पर कलर डालते हैं, और फ्लैट बेड दोनों तरह के होते हैं। हाँ, फ्लैट बेड सॉरी, अगर मशीन में है फ्लैट बेड तो सबसे पहले स्क्रीन रखा जाएगा, ठीक है। कलर इसके ऊपर स्क्वीजी से फैलाया जाएगा, अगेन स्क्रीन ऊपर लिफ्ट अप होगा, एक रिपीट यूनिट ये आगे बढ़ेगा। ये देख रहे हैं गैप जो है 1 रिपीट यूनिट का है, दो स्क्रीन के बीच का जो गैप है वो 1 रिपीट यूनिट का है। 1 रिपीट यूनिट कपड़ा आगे बढ़ेगा, अगेन फैब्रिक क्या होगा, प्रिंट होगा, और फिर आगे बढ़ेगा। इस तरह ये चलता रहता है, ठीक है। प्रिंटिंग पेस्ट इंग्रेडिएंट्स। फ्लैट बेड स्क्रीन में क्या? हाँ, क्या बोलिए? फ्लैट बेड स्क्रीन में सर फ्लैट बेड स्क्रीन में कैम्स और लाइवर्स कौन से होते हैं? कैम्स और लीवर। लीवर है यार, लाइवर नहीं है। हाँ सर, लीवर लीवर। ये लग रहा है ना, ये लीवर है। ओके सर। हाँ, और कैम्स एक्चुअली इसमें क्लियर दिख नहीं रहा, वो ये जो पोर्शन है मशीन का साइड का, ठीक है ना, यहाँ इस साइड में नीचे लगा रहता है। जिस तरह आप टेपेट बनाते होंगे ना, डिजाइन ऑफ टेपेट, हाँ, तो वो टेपेट की तरह का ही होता है। तो मतलब कैम्स एक इस तरह का व्हील होता है जिसके बीचों बीच में एक्स लगने के बजाय साइड में कहीं पर भी लगता है, जिससे अप और डाउन का मोशन हमें मिलता है, ठीक है। ओके सर। कोई भी व्हील है उसके सेंटर में अगर एक्स लगा देंगे तो पहिया गोल गोल घूमेगा, और अगर सेंटर से हटके साइडों में लगा देंगे तो पहिया ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होएगा। क्लियर है ये बात? अरे समझ में आ रही है? तो ये इसी तरह से होता है इसमें, ठीक है। अब मेन टॉपिक पर आते हैं हम। डायस्टफ का बता दिया था, थिकनर का हो गया था आपके, और अब सॉल्वेंट्स का थोड़ा बहुत बता दिया था। सॉल्वेंट में और देख लीजिए, ये सोलिडोन डेवलपर जीई, ये क्या है? इट इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग वेट डाई एंड एजोडाइज, टेट्रालिन, ठीक है, डेकालिन, इथाइलिन ग्लाइकोल, डाइथाइलिन ग्लाइकोल एंड थायोडाइइथाइलिन ग्लाइकोल आर वेल नोन सॉल्वेंट्स। ये कुछ माने हुए सॉल्वेंट्स हैं जो कि प्रिंटिंग के केस में काम आते हैं। एसिड डाइज में, सोल्यूबलाइज वेट डाइज में, ल्यूकोवेट डाइज में, इनमें ये यूज में आते हैं, ठीक है। Now solution salt B, solution salt SB, etc. are used for making paste of powder brand wet dyes. You know wet dyes are not soluble in water, ठीक है। उसको soluble बनाने के लिए डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट काम लेते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ है। इसी तरह कई डाइज और भी है जो सोल्यूबल नहीं होती है, उनको सोल्यूबल बनाने के लिए डिफरेंट सॉल्वेंट काम लेते हैं, जो यहाँ पे बताए हुए हैं, ठीक है। Now solvents increases the solubility of wet and
solubilized wet dyes and increase their color yield. मीन्स मैक्सिमम कलर हमें मिले, उसके लिए सॉल्वेंट्स हैं डाई को अच्छी तरह डिजोल्व करते हैं। एक और सॉल्वेंट है टेट्राकार्मेट, जो कि रैपिड फास्ट कलर के लिए यूज में आता है। Thiodiethylene glycol is an excellent solvent for basic, direct, acid and dispersed dye. इतनी डाइज के लिए thiodiethylene glycol हम यूज में ले सकते हैं। It is used to assist the solution of these dyes and promote the production of level and deeper print patterns. हमारा जो ऑब्जेक्टिव वो है लेवल में प्रिंट हो, मतलब कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा प्रिंट नहीं होना चाहिए, पहली बात। और दूसरा, डाई का जो शेड है वो गहरा हो, ऐसा नहीं लाइट शेड जहाँ चाहिए वहां ले लेंगे, ठीक है, लेकिन प्रिंट जो है वो चटक कलर में होता है ज्यादातर, मतलब शेड की जो डेप्थ है वो ज्यादा होती है प्रिंटिंग के केस में, इसलिए डीपर शेड हमें चाहिए, उसके लिए ये सॉल्वेंट्स यूज में ले रहे हैं हम, ठीक है। It is used to assist the solution of these dyes and promote the production of level and deeper printing patterns, ठीक है। लेवल और डीपर प्रिंटिंग के पैटर्न्स को बढ़ावा देने के लिए ये काम में आते हैं। Now, it has hygroscopic and solvent action for wet dyes. वेट डाइज के केस में हाइग्रोस्कोपिक एजेंट का भी काम करते हैं, सॉल्वेंट का तो करते ही है, ठीक है। ल्यूकोवेट डाइज और सोल्यूबलाइज वेट डाइज, ये दो फॉर्म होती है वेट डाइज की, ठीक है। आल्सो फॉर बेसिक डाइज एज देयर टेनिक एसिड लैक्स, तो टेनिक एसिड की अगर कमी हो तो उसकी पूर्ति भी ये करते हैं। टेनिक एसिड क्या होता है एक्चुअली, ये मोर्डेंटिंग का काम करता है, ठीक है। मोर्डेंट्स वो होते हैं एक्चुअली, अगर डाई की अफिनिटी फाइबर के लिए, मतलब डाई फाइबर पर नहीं चढ़ पा रही है, या डाई की नेचर ऐसी है कि फाइबर के साथ कोई भी बॉन्ड बनाकर उस फाइबर पर नहीं चढ़ पा रही है, ठीक है। और इधर फाइबर की नेचर भी ऐसी है कि डाई को पिकअप नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में हम मोर्डेंट्स काम में लेंगे, उस केस में हम मोर्डेंट्स काम में लेंगे। और मोर्डेंट्स का जो मेन पर्पस है वो दोनों के बीच में इंटरमीडिएट का काम करता है, ठीक है। मोर्डेंट की एफिनिटी डाई के लिए भी होती है, मोर्डेंट की एफिनिटी फाइबर के लिए भी होती है, ठीक है। तो प्री मोर्डेंटिंग और पास्ट मोर्डेंटिंग दोनों तरह की मोर्डेंटिंग प्रचलित में है, ठीक है। प्री मोर्डेंटिंग में फैब्रिक को पहले मोर्डेंट के सॉल्यूशन के साथ में ट्रीट करते हैं और फिर उसके बाद में प्रिंट लगाते हैं जहां पर रिक्वायर्ड है, तो डाई आसानी से उसके ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक है। पास्ट मोर्डेंटिंग में पहले फैब्रिक के ऊपर प्रिंट लगा देते हैं, ठीक है, और उसके बाद में मोर्डेंट के सॉल्यूशन से पास कर देते हैं। तो जिस जिस जगह पर कलरफुल डिजाइन चाहिए वहीं पर हमें कलरफुल डिजाइन मिलेगा, बाकी दूसरी जगह पर नहीं मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? यस सर। मैं किसी तरह का कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो तो बोले, अदरवाइज तो आगे बढ़ेंगे। हेलो, यस सर। हाँ पूछना है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़े। नहीं सर, क्लियर है सर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट प्रिंटिंग पेस्ट इंग्रेडिएंट, वो है हाइग्रोस्कोपिक एजेंट्स, ठीक है। तो हाइग्रोस्कोपिक एजेंट वो होते हैं जो अपने आप में एक सर्टेन अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। कब?
जब स्टीमिंग हो रही होती है। स्टीमिंग के टाइम में ये सर्टेन अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे कि वाटर की जो ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, वाटर के ड्रॉपलेट्स है वो नीचे गिर के और अनफिक्स्ड प्रिंट को खराब नहीं करते, ठीक है। इसके लिए हाइग्रोस्कोपिक एजेंट्स यूज लेते हैं, तो यूरिया, ग्लिसरीन, और ये हमारे वेल नोन हाइग्रोस्कोपिक एजेंट है जो कि वाटर के ड्रॉपलेट्स को सोख लेते हैं ड्यूरिंग स्टीमिंग और फैब्रिक को बिना गीला किए पास होने देते हैं, ठीक है। नाउ हाइग्रोस्कोपिक एजेंट्स एब्जॉर्ब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टीम ड्यूरिंग स्टीमिंग एंड enables the molecules to diffuse into the fiber. डाई के मॉलिक्यूल्स को फाइबर के अंदर में पेनिट्रेट होने के लिए अलाउ करते हैं। इट इज एसेंशियल टू यूज ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ हाइग्रोस्कोपिक एजेंट। देखिए ये जरूरी है कि हाइग्रोस्कोपिक एजेंट की क्वांटिटी से एक सर्टेन अमाउंट में हो, मीन्स न ज्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए। व्हेन लोअर क्वांटिटी इज यूज्ड, अगर हाइग्रोस्कोपिक एजेंट की क्वांटिटी लोअर है, देन all the dye present in the thickener film may not dissolve in the insufficient amount of water absorbed by the thickener film. तो क्या होगा, अगर हाइग्रोस्कोपिक एजेंट की क्वांटिटी कम है तो क्या होगा, डाई अच्छी तरह से अब्जॉर्ब नहीं, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, जो डाई है वो अच्छी तरह से डिसोल्व नहीं हो पाएगी और जो कलर है वो फेड होगा, मींस कलर का जो प्रिंट है वो फैब्रिक पर पुअर होगा या फेड होगा, ठीक है। व्हेन वी यूज लार्जर अमाउंट ऑफ हाइग्रोस्कोपिक एजेंट, अगर जितना अमाउंट चाहिए, मान लीजिए 2 ग्राम चाहिए, 2 की जगह आपने 3 ग्राम ले लिया, ठीक है, तो क्या होगा, मोर वाटर इज सप्लाइड टू द थिकनर फिल्म। थिकनर फिल्म को ज्यादा वाटर सप्लाई किया जाएगा, वह which may result in the spreading of the dye solution beyond the boundaries of the design. तो ज्यादा पानी अगर थिकनर को सप्लाई हो गया तो क्या होगा, जो डिजाइन है वो बाउंड्री के बाहर जाएगी, ठीक है, और कलर स्प्रेड होगा। मीन्स ज्यादा अमाउंट में अगर हाइग्रोस्कोपिक एजेंट यूज ले लिए तो कलर फैलेगा, कम अमाउंट ले लिए तो कलर का शेड है वो पेल आएगा या पुअर आएगा, ठीक है। नाउ यूरिया, ग्लिसरीन, क्रिसोलिक एसिड, एसिटिल एंड एसिटाइल ग्लिसरीन आर सम एग्जांपल्स, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है हाइग्रोस्कोपिक एजेंट के। एसिटिन इज यूज्ड फॉर फिक्सिंग एसिड एंड बेसिक कलर। एसिडिक कलर और बेसिक कलर को फिक्स करने के काम में एसिटिन आता है। नाउ वेटिंग एजेंट, वेटिंग एजेंट्स जो है वो सरफेस टेंशन को कम करने के काम आता है। मीन्स पानी, जैसे पानी का एक सर्टेन सरफेस टेंशन होता है 73 डाइन्स पर सेंटीमीटर, ठीक है। अगर 73 डाइन्स पर सेंटीमीटर रहेगा तो डाई, केमिकल्स और दूसरे जितने भी एजेंट्स हैं वो आसानी से पानी में घुल नहीं पाएंगे, ठीक है। जब ये घुल नहीं पाएंगे तो रिएक्शन भी अच्छा नहीं हो पाएगा। रिएक्शन मतलब प्रिंट अच्छा नहीं हो पाएगा। हाँ बोलिए, कौन है, बोलिए भाई, किसी को कुछ पूछना है क्या? किसका माइक ऑन हुआ? ठीक। तो वेटिंग एजेंट्स का काम क्या है, सरफेस टेंशन को कम करना ताकि एक होमोजीनियस और एक अच्छा पेस्ट बन सके। ये इतना सा पर्पस वेटिंग एजेंट का है। जैसे वेट डाई के केस में हम टर्की रेड ऑयल लेते हैं, ठीक है, तो टर्की रेड ऑयल यानी TRO सरफेस टेंशन को कम कर देता है। 73 डाइन्स पर सेंटीमीटर से लगभग 28-30 डाइन्स पर सेंटीमीटर तक ये ले आता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, केमिकल्स, डाइज, ठीक है, थिकनर्स ये आसानी से
मिक्सअप हो जाते हैं और प्रिंटिंग में हमें कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है, इसका मेन पर्पस यही होता है। ठीक है, और सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज ए फोर्स दैट रेजिस्ट वेटिंग ऑफ ए सरफेस विद द लिक्विड। ठीक है, सरफेस टेंशन क्या है? फाइबर और फैब्रिक, फाइबर और वाटर, मतलब लिक्विड और सॉलिड के बीच का एक ऐसा फोर्स है जो कि सॉलिड को लिक्विड से वेट होने या गीला होने से बचाता है। ठीक है, सर्दी के दिनों में सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, सरफेस टेंशन ज्यादा हो जाता है तो छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं, जैसे चींटी है या कीड़े मकोड़े हैं, वो पानी के लेयर के ऊपर तैर लेते हैं क्या, चल लेते हैं, मतलब चल सकते हैं आसानी से। ठीक है ना, अगर सरफेस टेंशन बहुत ही कम हो जाए तो वो डूब जाएंगे, चल नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो हमें चाहिए सरफेस टेंशन कम, ताकि सरफेस इजीली वेट हो सके, और वेट होने के साथ साथ वो हमारे केमिकल्स जो है आसानी से डिजोल्व होकर एक अच्छा होमोजीनियस पेस्ट बना सके। ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, ये आज की स्लाइड है, मैं भेज दूंगा आपको। साथ के साथ में आप याद भी करते रहिए भाई। अगर आप याद नहीं करेंगे तो यस सर। याद एकदम टेस्ट के टाइम में परेशान होंगे फिर। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये रिड्यूसिंग एजेंट वो मींस कलर रिड्यूसिंग एजेंट्स या डिस्चार्जिंग एजेंट भी कह सकते हैं। डिस्चार्जिंग एजेंट्स ये आइदर कलर डिस्चार्ज प्रिंटिंग हो चाहे व्हाइट डिस्चार्ज प्रिंटिंग हो, दोनों में ये काम में आते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनके साथ में अगर किसी कलर का रिएक्शन कराएं तो वो उस कलर को कंप्लीटली वहां से उड़ाकर उस जगह को व्हाइट कर देते हैं। समझ में आई बात आपके? ये बीच बीच में लेफ्ट मत हो यार, कौन है? ठीक है ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है सीधे सीधे कलर डिस्चार्जिंग एजेंट। तो these are used to prevent oxidation of dyes। डाइज का ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं। These are mainly used in case of discharge printing on azoic ground। तो जैसे मान लीजिए हमें डिस्चार्ज प्रिंटिंग करनी है, एजोइक कलर्स में बहुत सारे कलर ऐसे होते हैं जो आसानी से डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो उन कलर्स को हम ग्राउंड में काम लेते हैं। मीन्स कोई भी फैब्रिक है उस पूरे को पहले नेप्थोलेशन किया, फैब्रिक का मतलब नेप्थोल सॉल्यूशन से पास किया, उसके बाद में उसका डाई एजोटाइजेशन किया, तो नेप्थोल डाई से वो डाई हो जाएगा, नेप्थोल कलर से पूरा फैब्रिक डाई हो जाएगा। फिर उस फैब्रिक को जहां जहां पर हमें रिक्वायरमेंट है वहां पर रिड्यूसिंग एजेंट से बने हुए पेस्ट के ब्लॉक्स, स्क्रीन या किसी भी और मेथड से डिजाइन प्रिंट करेंगे। जिस जिस जगह पर डिजाइन प्रिंट होगा उस जगह पर कलर रिड्यूस हो जाएगा, कलर उड़ जाएगा। ठीक है, अब दो तरह के प्रिंटिंग है। अगर व्हाइट डिस्चार्ज कलर हमें लेना है तो पेस्ट के साथ में किसी तरह का कोई भी कलर काम में नहीं लेंगे। कलर डिस्चार्ज अगर हमें लेना है, ठीक है, तो कलर डिस्चार्ज में हम क्या करेंगे? पेस्ट के साथ में एक इस तरह का कलर हम लेंगे, पेस्ट के साथ में हम इस तरह का कलर लेंगे कि वो कलर रिड्यूसिंग एजेंट से अफेक्ट नहीं हो और वहां पर वही कलर छप जाए। अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं उसका, शायद इसमें है नहीं, ये नहीं,
इसमें आ नहीं पाएगा। नेक्स्ट टाइम पे मैं एग्जांपल आपको बता दूंगा, वैसे आपके सिलेबस में है भी सही है, ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, ये डाइज के केस में काम आता है। देखिए स्टूडेंट, वेट डाई अगर आपने किए सोडियम हाइड्रोसल्फाइड या जिसको हम हाइड्रो बोलते हैं, वो आपने यूज में लिया होगा, ठीक है। लेकिन हाई टेम्परेचर पर सोडियम हाइड्रोसल्फाइड वर्क नहीं करता है, इसके लिए हम काम लेते हैं सोडियम सल्फोक्सिलेट फॉर्मेल्डिहाइड। ये सोडियम सल्फोक्सिलेट फॉर्मेल्डिहाइड, जिसका जो दूसरा नाम है वो है रेंगोलाइट सी, ठीक है। सोडियम सल्फोक्सिलेट फॉर्मेल्डिहाइड हम यूज लेते हैं, ठीक है। और सेफोलिन, ये इसका सोडियम फॉर्म है, और इसी का अगर जिंक साल्ट है तो वो है जिंक सल्फोक्सिलेट फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, विच इज यूज्ड इन डिस्चार्ज प्रिंटिंग ऑफ पॉलिस्टर फैब्रिक्स डाइड विद डिस्पर्स डाइज। डिस्पर्स डाइज है, पॉलिस्टर को अगर डाई करेंगे तो उस समय कलर उड़ाने के लिए हम जिंक सल्फोक्सिलेट फॉर्मेल्डिहाइड काम में लेते हैं, ठीक है। इसी तरह सोडियम बाइसल्फाइड भी काम लेते हैं, ठीक है, जो कि डिस्चार्ज जो कि नेफ्थोलेटेड ग्राउंड से नेफ्थोल को कलर को उड़ाने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। कुछ और भी है, देखिए टिन क्लोराइड, टिन साल्ट एंड टिन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, ये भी डिस्चार्जिंग एजेंट है, ठीक है। और इसी तरह कुछ और भी है, ये आप देख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोसल्फाइड की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, सोडियम सल्फोक्सिलेट फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, और साथ में सोडियम बाइसल्फाइड फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। ये सभी कलर रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। नाउ द कमर्शियल नेम ऑफ सोडियम सल्फोक्सिलेट फॉर्मेल्डिहाइड इज रेंगोलाइट सी। स्पेलिंग आप देखिए इसकी, इसको एक्चुअली क्या है, हम रोंगेलाइट सी ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये रेंगोलाइट, रेंगोलाइट सी जो है वो इसको बोला जाता है रेंगोलाइट सी, ठीक है। और इसी तरह जिंक सल्फोक्सिलेट फॉर्मेल्डिहाइड, जिसको सेफोलाइट बोलते हैं, ठीक है। कुछ और है, फॉर्मासूल, हाइड्रोसल्फाइड, NF एटसेट्रा आर सम अनदर रिड्यूसिंग एजेंट्स। कुछ और रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेते हैं, तो these are used to developing the final color during steaming or developing bath in case of solubilized wet dyes, aniline black, etc. वेट डाई के बारे में आपने पढ़ा है, वेट डाई का जो फाइनल कलर है वो कब आता है, जब इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं, मींस इसको ऑक्सीजन से पास करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की आजकल बहुत जरूरत है, आपको ध्यान है, ठीक है। तो हमें वो वाली ऑक्सीजन नहीं चाहिए, हमारा काम प्रेजेंटली जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसी से चल जाता है वैसे, ठीक है। फैब्रिक को आप सारा ट्रीटमेंट दीजिए, उसके बाद में हवा में छोड़ दीजिए, तो उसको जितनी हवा से ऑक्सीजन लेनी होती है वो ले लेगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हो गया है इसका। और अगर थोड़ा मेथड को जल्दी करना चाहते हैं तो सोडियम परबोरेट और हाइड्रोजन peroxide, these are good oxidizing agents, इनको भी हम यूज में ले सकते हैं। सोडियम डाइक्रोमेट यूज आता है, ठीक है, ये भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और सोडियम ब्रोमेट भी है, जिसको कि हम काम में लेते हैं। कुछ और है, क्लोरेट्स, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड potassium ferrocyanide are commonly used as oxidizing agents, ठीक है। The oxidizing agent should be such that it is not active in the printing paste। एक बात ये हमेशा ध्यान रखें, जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं वो प्रिंटिंग पेस्ट में एक्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एक्टिव होना चाहिए कब, जब स्टीमिंग हो रही हो या क्यूरिंग हो रही हो। प्रिंटिंग पेस्ट में जो एक्टिव हो गया तो क्या होगा, ये प्रीमेच्योर डेवलपमेंट होगा, और प्रीमेच्योर
प्रीमेच्योर डेवलपमेंट का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हमें चाहिए स्टीमिंग के समय, प्रिंट के समय ही डेवलप हो गया हो तो वो हमारे काम का नहीं है, फिर केवल पेची और पेची कलर वहां पर आएंगे बस, ठीक है ना। तो ये आप देखेंगे, ठीक है। नाउ कैरियर्स, कैरियर्स क्या होते हैं? These are mainly used for fixing dispersed dye on polyester or polyester wool blends at temperature below 105 डिग्री सेल्सियस। आपको ध्यान है पॉलिस्टर की जो डाइंग होती है वो डाइंग 130 डिग्री सेल्सियस पर होती है, 140 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर यूज में लेते हैं, ठीक है। इतना टेम्परेचर हम प्रिंटिंग में ले नहीं सकते, ठीक है। तो फिक्सिंग करने के लिए कैरियर्स काम लेते हैं। कैरियर्स क्या होते हैं? ये वो एजेंट्स होते हैं कम टेम्परेचर पर पॉलिस्टर की डाइंग को पॉसिबल बनाते हैं, पॉलिस्टर की प्रिंटिंग को पॉसिबल बनाते हैं। ये क्या है? पॉलिस्टर के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्वेल अप कर देते हैं, और उसको स्वेल अप होने के साथ साथ वो क्या होता है, वो फाइबर डाई को अपने आप में पेनिट्रेट होने के लिए अलाउ कर देता है, ठीक है। तो इसमें जो है वो है आपके सम ऑफ देयर ट्रेड नेम्स आर टूमेकोल ओपी, टूमेकोल डी एंड डिलेटिन डी, ठीक है। ब्रेजोल बेंजोइल अल्कोहल इज used as a carrier in the printing of acrylic fabric with cationic dyes। cationic dyes के साथ में अगर हम बेंजोइल अल्कोहल एक्रिलिक फैब्रिक यूज लेते हैं तो उसके केस में भी हम बेंजोइल अल्कोहल को एज ए कैरियर काम में लेते हैं, ठीक है। नाउ फिनोल, phenols and resorcinols used in the printing of nylon fabrics। nylon fabric की printing में फिनोल और रिसोर्सिनोल दोनों ही ये काम में लिए जाते हैं। The compact structure of synthetic fibers, especially polyester fibers, makes it difficult to the dyes to penetrate inside the fiber structure। फाइबर का जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है उसको ये लूज बनाता है, ठीक है। फाइबर का जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है वो डाइंग को डिफिकल्ट बनाता है। इस स्ट्रक्चर को लूज बनाने का काम कैरियर्स का है, जो कि इसके ऊपर डाई को पॉसिबल बनाते हैं कम टेम्परेचर पर, ठीक है। certain hydrocarbons substituted hydrocarbons, phenols etc. accelerated the rate of dyeing of polyester fiber with dispersed dyes। तो ये dispersed dye को क्या करते हैं? डिस्पर्स डाई को एक्वस मीडियम में लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर ही पॉलिस्टर में एंटर होने के लिए इनेबल बनाते हैं, ठीक है। तो मतलब 100 और 102 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही ये कैरियर पॉलिस्टर के डाइंग को पॉसिबल बना देते हैं। One of their function is to swell the fibers। फाइबर को swell up कर देते हैं so that the dyestuff molecules can diffuse in them easily, ताकि dyestuff molecule है वो फाइबर के internal structure में easily penetrate हो सके। Now the carrier should be easily removable from the fabric।
फैब्रिक से ये आसानी से रिमूव होने चाहिए। कब? प्रिंटिंग के बाद या डाइंग के बाद। एज द रेसिडुअल कैरियर्स में lowers the light fastness of the dyeing। कपड़े को धोने के बाद अगर सुखाएंगे धूप में तो धीरे धीरे उसका कलर उड़ जाएगा ड्यू टू द सनलाइट। एक इनका डिमेरिट है, ठीक है। एंड प्रिंट में भी टॉक्सिक इन नेचर, और जो प्रिंट है वो टॉक्सिक भी हो सकता है या जहरीला भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हम देख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्न पे आपको बताएंगे कल। आज हो गई 10। किसी स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी हो तो बताएं, कुछ पूछना हो, कोई समझ में नहीं आया हो तो बताएं स्टूडेंट। पूछिए भाई, कुछ पूछना है स्टूडेंट्स? हेलो, ओके, हेलो हाँ बोलिए, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। अगर सर कुछ पूछना है तो बोलिए, नहीं तो मीटिंग एंड कर रहा हूँ मैं। अरे सर, मैं इसका पता कर रहा हूँ, ये लड़का है कौन? कौन? ये इस आईडी से है। ये तो आकाश अवाना का फोटो आ रहा है इसमें, तो साइकिल लेके खड़ा है। अरे ये नहीं सर, ये तो मेरा ही है। कोरोना के नाम से है ना एक, हैं? कोरोना या वैक्सीन के नाम से है ना एक। पता नहीं कोरोना वैक्सीन कौन है, करो पता करो। लीव कर दिया, लीव उन्होंने। मीटिंग खत्म कर दूं मैं? यस सर। ठीक है। यस सर कर दो।